अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास गैलीलियन न्यूटन रिलेटिविटी के बारे में है। यानी क्लासिकल मैकेनिक्स में जो न्यूटन और गैलीलियन के दौर में वो रिलेटिविटी का कंसेप्ट था उनका, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं जनाब। हमारे पास गैलीलियन न्यूटन रिलेटिविटी मेन टॉपिक है। सबसे बुनियादी नुक्ता क्या है कि एब्सोल्यूट मोशन आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये बात न्यूटन को भी पता थी, ये बात गैलीलियन को भी पता थी। ठीक है, अब ये चीज बेसिक आ गई। बेसिक आउटलाइन मैंने पहले लिख दी कि एब्सोल्यूट मोशन आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। अब इसमें कुछ बातें जो इस्तेमाल होनी है, कोई चीजें जो चलेंगी, वो बारी बारी एक तरतीब में चलते हैं। तो आपके पास जो वो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट जो एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट पे है, हम उसे बोलेंगे रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन के लॉज वैलिड हो वो कहलाएगा इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोल सकते हैं आप इसे। तो अब आपने दो बातें पढ़ ली कि सेट ऑफ कोऑर्डिनेट जो एक दूसरे के साथ रेस्ट पे रिलेटिवली है, तो हम बोलेंगे रेफरेंस फ्रेम है जिसमें न्यूटन के लॉज होल्ड कर रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम बोलेंगे। अच्छा, वो रेफरेंस फ्रेम जो एट कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बोलेंगे। ठीक होगी बात। तो अब ये बेसिक तीन बातें आपने ज़हन में रखनी है। तो अब मैं ये अल्फाज चूंकि इस्तेमाल होने हैं, तो अब आपको समझ होगी कि जब मैं इनर्शियल का लफ्ज बोल रहा हूं तो इसका ना न्यूटन का लॉ वैलिड हो रहा है वहां पे। ओके, अब मैं कहता हूं अगर दो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं रिलेटिव टू ईच अदर, एक दूसरे के लिहाज से, ठीक है, तो आपके पास कोई आपका एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं है कि जो आपको बता सके कि ये कौन सा रेस्ट पे है या कौन सा मूव कर रहा है या दोनों मूव कर रहे हैं। वजह क्यों? क्योंकि आपके पास कोई भी तरीका कार नहीं है कि जो कौन सा इनमें से एब्सोल्यूट रेस्ट पे है, कौन सा मोशन में है। तो ये बेसिक अप्रोच क्या है कि यानी दो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस थे, आपके पास दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं एक दूसरे के लिहाज से। तो आपका कोई भी एक्सपेरिमेंट आज तक कोई ऐसा मैकेनिज्म बना ही नहीं जो बता सके कि इनमें से कौन सा रेस्ट पे कौन सा मोशन में है। क्यों? वजह बड़ी सादा सी है कि दोनों में लॉज सेम है आपके फिजिक्स के, दोनों में रिजल्ट्स आपके क्या आएंगे? सेम आएंगे। अभी इस बात को जरा डिटेल में समझते हैं। तो ये जो बात अभी मैं कर रहा हूं ये चीज कहलाती है न्यूटोनियन रिलेटिविटी। ठीक है, तो आपके पास हम कहेंगे कि न्यूटन और रिलेटिविटी प्रिंसिपल का पता था कि आपके पास लॉज ऑफ फिजिक्स सेम रहेंगे इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में। अब इस चीज को जरा समझते हैं। अब ये जो न्यूटन की रिलेटिविटी है या न्यूटोनियन गैलीलियन रिलेटिविटी है, ये चंद अजम्पशंस पे हम इसे कहते हैं कि ये थी। इनके अजम्पशन ये थे कि जो ऑब्जेक्ट्स की लेंथ है वो सेम रहती है, ठीक है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से। टाइम भी आपका सेम रेट पे पास करता है। मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो भी नहीं बदलता। हाँ, अलबत्ता पोजीशन और वेलोसिटी में बदलाव आता है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से। यानी न्यूटन रिलेटिविटी में आपका जो बदलाव होता है कि जब आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलेंगे तो किस में बदलाव आएगा? पोजीशन में और वेलोसिटी वाले कोऑर्डिनेट्स में आप कहेंगे। अच्छा, अब इन बातों को जो अभी मैंने कही ये थोड़ी मुश्किल मुश्किल लग रही होंगी, इसको बड़ी सादा सी एक मिसाल से देखते हैं, एवरीडे की मिसाल से। लेट्स से हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट मूव करते हैं स्मूथली, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी में, ट्रेन में, एयरप्लेन में, जैसे वो बिल्कुल जमीन पे होते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक चाय का कप पिए या एक पेंसिल गिरती है फर्श पे, जब आप ट्रेन में हो या प्लेन में हो तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे जमीन पे है। यानी आप जहाज में बैठे चाय पी रहे हैं तो आपको नहीं, अगर कोई आप बिल्कुल आपको वही फील होगा जैसे आप जमीन पे हैं। अगर आपके हाथ से पेंसिल गिरती है तो वो वैसे ही नीचे जाएगी जैसे जमीन पे नीचे जाती है। ठीक है, तो अब ऐसा मगर तब तक है जब तक ट्रेन में है या आप जो भी आपकी चीज है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। ठीक है, चीजें बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेंगी जैसे वो अर्थ पे आप रेस्ट पे होते हैं। अच्छा, तो कोई फर्क नहीं आपको लगेगा, यानी आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे दोनों में। यही चीज ऊपर लिखी हुई थी कि जब आप दोनों में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ होंगे तो कोई भी एक्सपेरिमेंट आपको नहीं बता सकेगा कौन सा रेस्ट पे है कौन सा मोशन में है। ठीक होगी बात।
تو اگر آپ ٹرین میں چائے پی رہے ہیں اور گھر میں چائے پی رہے ہیں, آپ نہیں ڈیفرینشیٹ کر پا رہے کہ ایک فریم آف ریفرنس موو کر رہا ہے کانسٹنٹ ویلوسٹی سے اور ایک آپ زمین پہ ریسٹ پہ ہیں, تو آپ کو وہاں پہ فرق محسوس نہیں ہوگا. اب اس کی ایک اور ٹیکنیکل سی ایگزامپل لیتے ہیں. لیٹ سے ایک بندہ ہے, وہ بس میں بیٹھا ہے, وہ چلنا شروع کر دیتا ہے بس کے فرنٹ کی جانب 2 میٹر پر سیکنڈ سے. اب بس کی اپنی رفتار کتنی ہے, 10 میٹر پر سیکنڈ زمین کے لحاظ سے, یعنی بس زمین کے لحاظ سے 10 میٹر چل رہی ہے. اب اس کا مطلب وہ بندہ 12 میٹر پر سیکنڈ کے لحاظ سے چل رہا ہے زمین پہ, ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس ایکسلریشن ہم کہیں گے, اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کے پاس بس کے فریم سے دیکھیں تو بندہ 2 میٹر سے چلا, پہلے 0 پہ تھا, تو آپ کے پاس ایکسلریشن 2 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر آ جائے گا. اگر زمین کے لحاظ سے دیکھیں اس بندے کا ایکسلریشن تو 12 منفی 10, تو تب بھی 2 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر آ جائے گا. اس کا مطلب ویلاسٹی کا جو بدلاؤ ہے وہ آپ کا ٹائم انٹرول وہ سیم ہے. تو چاہے آپ کے دونوں فریم آف ریفرنس میں جواب کیا آ رہا ہے, سیم آ رہا ہے, تو آپ کہو گے ایف بھی چینج نہیں ہوا, ایم بھی چینج نہیں ہوا, اے بھی چینج نہیں ہوا, یعنی ایک فریم سے دوسرے فریم میں تو نیوٹن کا لا بھی چینج نہیں ہوا, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب نیوٹن کے لا نے ریلیٹو پرنسپل کو سیٹسفائی کر دیا. اسی طریقے سے باقیہ لا بھی, جتنے بھی باقیہ فزکس کے لا وہ بھی ریلیٹو پرنسپل کو کیا کریں گے, سیٹسفائی کریں گے. ٹھیک ہوگی بات. اچھا, اب اس کی ایک اور ذرا ایک ایگزامپل لیتے ہیں. لیٹ سے آپ کے پاس, آپ ایک گاڑی میں جا رہے ہیں, آپ ریپڈ ویلوسٹی کے, یعنی آپ کے پاس ٹریول کر رہی ہے کانسٹنٹ ویلوسٹی کے ساتھ, آپ ایک واٹر بیلون گاڑی کی کھڑکی سے باہر پھینکتے ہیں, باہر آپ ڈراپ کرتے ہیں. تو یہ کیسے گرے گا؟ اگر آپ اپنے ہاتھ کے اوپر سے دیکھیں گے, ویو, یعنی آپ نے جو فریم آف ریفرنس بنایا وہ اپنے ہاتھ کے اوپر سے دیکھا, تو آپ کو لگے گا یہ سیدھا نیچے گیا اور فرش پہ جا کے ہٹ کرے گا جہاں سے آپ نے اسے چھوڑا تھا. آپ اس کو اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کے ہاتھ سے جاتا ہے تو آپ کو وہ سیدھا نیچے جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اوکے, اچھا. اب آپ کے پاس کیا ہے جناب, کہ اگر آپ دیکھیں زمین کے آبزرور کے لحاظ سے, یعنی ایک بندہ باہر بیٹھا وہ آبزرو کر رہا ہے, تو آپ کو لگے گا جیسے واٹر بیلون نے کرو پاس بنایا, جیسے آپ اس ویڈیو میں دیکھیں آپ کو وہ بیلون کرو بناتا ہوا دکھائی دے گا جب گاڑی سے باہر ایک بندہ اسے دیکھ رہا ہے. تو واقعہ ایک ہے, اب مطلب دو نکل رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایک طرف سے آپ کو سیدھا جاتا دکھائی دے رہا ہے, ایک طرف سے آپ کو کرو بنا جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو آپ کے پاس جو ایکچوئل پاتھ ہے وہ مختلف ہے ڈفرنٹ فریم آف ریفرنس میں, یعنی ہر فریم آف ریفرنس میں اپنا اپنا مطلب آ رہا ہے. تو کیا آپ کا ریلیٹیوٹی پرنسپل وائلیٹ ہو گیا؟ نہیں. آپ کا پاس پرنسپل تو یہ کہتا ہے کہ لاز آف فزکس سیم ہے, کس میں, آل انرشیل فریم میں. کیسے؟ اب ذرا یہ سمجھتے ہیں. جیسے آپ کا سیم لا آف گریوٹی ہے, سیم لا آف موشن ہے, دونوں میں ریفرنس میں اپلائی ہوگا. پھر آپ کے پاس ایکسلریشن جو واٹر کا ہے وہ بھی سیم رہے گا, جیسے آپ نے ابھی اوپر والی ایگزامپل میں دیکھا کہ آپ نے ایکسلریشن بندے کا نکالا تھا بس کے فریم کے لحاظ سے بھی, زمین کے لحاظ سے بھی, دونوں صورتوں میں کیا آیا تھا, سیم. یہی معاملہ بیلون کے لیے بھی ہوگا. اب آپ کے پاس فرق کہاں پہ آئے گا, جو جب آپ ارتھ کے فریم آف ریفرنس سے دیکھ رہے ہوگے تو واٹر بیلون کے پاس انیشل ویلوسٹی ہوگی جو اس کی گاڑی, جس گاڑی میں سے وہ چلتا ہوا جا رہا ہے, ہاتھ تھا ساتھ ساتھ, تو جتنی گاڑی کی ویلوسٹی اتنی واٹر بیلون کی ویلوسٹی. تو لا آف فزکس تو کہے گا کہ یہ پیرابولک بنائے گا پروجیکٹائل موشن کی طرح, ٹھیک ہے. مگر جب آپ کار کے فریم آف ریفرنس سے دیکھتے ہیں تو اس کے بعد کوئی انیشل ویلوسٹی نہیں ہے, تو آپ کے پاس وہ ایک فری فال کا کنسپٹ ہوگا, اسٹیٹ نیچے چلا جائے گا. تو یہ اس کا مطلب کہ لاس تو سیم رہے, تو آپ کے پاس اسپیسیفک پاتھ ڈفرنٹ ہو گیا. یہی بات میں نے شروع میں کی تھی کہ نیوٹینین ریلیٹیوٹی میں آپ کا فرق کس میں آتا ہے, پاتھ میں, کہ آپ کے پاس ایک فریم آف ریفرنس میں پاتھ کچھ اور ہوگا, دوسرے میں کچھ اور ہوگا. ٹھیک ہوگی بات.
अच्छा, अब आपके पास सारी जो बात की इसका कंक्लूजन क्या है कि आपके तमाम इनर्शियल फ्रेम इक्विवेलेंट हैं, मसावी हैं। आप किसी इनर्शियल फ्रेम को दूसरे पे प्रेफर नहीं कर सकते। अब क्या है जनाब कि आपने कहा कि हमने न्यूटन के लॉज के एक प्रोसेस को एनालाइज करना है, तो आप किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जा सकते हो। यानी आप चाहे उस जैसे बस वाला था, अर्थ वाला था, या गाड़ी वाला था, गाड़ी के बाहर वाला था, तो आपके पास कोई सा भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज करो, जवाब सेम आएगा आपके पास। ठीक है, रिगार्डलेस आपके पास नॉन एक्सेलरेटिंग यानी आप यूज ना करें। तो ये जो फीचर है इसे इनवेरियंस कहते हैं कि न्यूटोनियन रिलेटिविटी में आप जो सा मर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज करें उसके अंदर लॉज सेम रहेंगे, यानी लॉज फिजिक्स के वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अब फर्क मसला कहां से बना, न्यूटोनियन रिलेटिविटी चल रही थी। अब यहाँ पे जब 19th सेंचुरी का हाफ हुआ तो मैक्सवेल ने बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रेडिक्ट किया, चारों इक्वेशंस बताई उसने। तो उसने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया कि उसके वहां पे एक वेव होगी जिसकी वेलोसिटी उसने बताई कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जिसमें रेडियो वेव्स आ गई, इंफ्रारेड, विजिबल, एक्सरे, गामा रेज। तो ये सक्सेसफुली उसने अपने आप को एक्सप्लेन किया कि इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो फिर चूंकि उस दौर में उन्होंने कहा कि ये जो उसने वैल्यू बता दी है 3 × 10⁸, ये किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में प्रिसाइजली मेजर की गई है, ये सबसे बड़ा सवाल था उस दौर का कि भाई आपके पास ये वैल्यू आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में प्रिसाइजली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब तो क्या हुआ जनाब, तो हमने इस जगह ये अज्यूम किया गया है कि आपके पास डिफरेंट स्पीड होगी डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ठीक है, तो आपके पास 19th सेंचुरी के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा जो स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸, वो आपने प्रेफर किया कितना जनाब के जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है उसे हम कहेंगे, यानी उसमें सी वैल्यू आपने उसे प्रेफर की। तो उन्होंने मटेरियल के लिहाज से देखा, क्योंकि उस दौर में तो सिर्फ मैकेनिकल वेव थी, मीडियम की जरूरत होती थी, यानी लॉ ऑफ मैकेनिक्स को एक मटेरियल वर्ल्ड में देखा। तो जैसे वाटर वेव्स हैं आपके रोप्स में, साउंड वेव्स एयर में, तो इसका मतलब उन्होंने सोचा कि लाइट को भी किसी मीडियम में ट्रेवल किया होगा। ठीक है, और उन्होंने इस मीडियम को, ट्रांसपेरेंट मीडियम को ईथर कहा, और कहा कि ये स्पेस में हर तरफ फैला हुआ है, और वेलोसिटी और जो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है वो आपने उसने मेजर की है विद रिस्पेक्ट टू ईथर। ठीक होगी बात। अच्छा, अब ये बेसिक अप्रोच आ गई, उस दौर के साइंटिस्ट इस बात पे बिलीव करने लग पड़े कि आपके पास ईथर थ्योरी का कंसेप्ट आ गया कि लाइट ईथर में से ट्रेवल कर रही है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अच्छा, अगर स्पीड ऑफ लाइट जो मैक्सवेल ने ड्राइव की है वो विद रिस्पेक्ट टू ईथर है, तो अब ये बड़ी अहम बात है, कोई और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो ईथर के लिहाज से मूव कर रहा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट तो डिफर हो जाएगी। ठीक है, यानी ये चीज तो उनकी अजम्पशन में थी कि भाई अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलोगे तो वैल्यू बदलेगी। तो आपके पास अगर उनकी अप्रोच के लिहाज से मैक्सवेल ने जो ये प्रेडिक्शन की, जो उन्होंने उसने कहा कि ईथर में उसने मेजर किया है ये, तो अगर कोई और फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है इनर्शियल जो उसके लिहाज से ईथर के लिहाज से चल रहा होता तो वैल्यू डिफर हो जाती। तो जनाब ये अब एक बात बहस चल रही है, बड़े अरसे बहस चली। तो आपके पास माइकलसन ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, बाद में उसके साथ मॉर्ले। तो माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट बहुत मशहूर हुआ। उन्होंने बताया कि आपके पास कोई चेंज नहीं आती जब आप उसकी लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के अंदर जब आप उसको जमीन के लिहाज से मोशन में, यानी रिलेटिव अर्थ देखते हैं, रिलेटिव फिनोमेना के बाद देखते हैं, यानी कि आप किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी लाइट मेजर करो तब भी इतनी वैल्यू आती है। तो जनाब इससे साबित हुआ कि आपके पास कोई ईथर थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये एक पजल बन गया कि जनाब इसका फिर हल क्या है, कि सवाल वही है कि जनाब कि आपके पास ये जो मैक्सवेल ने प्रेडिक्ट किया है ये किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसने प्रिसाइजली मेजर किया। तो ये पजल था। आपके पास इसमें बेशुमार एक्सप्लेनेशंस आई दोनों तरफ से, आइंस्टाइन के और जो मुखालिफ थे ईथर थ्योरी के हामी, वो एक दूसरे को यानी अपने अपने आर्गुमेंट्स लाते रहे, कंट्राडिक्शंस होती रही। तो आपके पास यहाँ पे हम इसे नल रिजल्ट कहते हैं, जो अगरचे इसकी अपनी एक अहमियत थी
तो आपके पास जो 19th सेंचुरी के एंड पे यानी इसको माना गया। अब 1905 में फिर आइंस्टाइन ने एक रेडिकल किस्म की थ्योरी दी जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम का सिंपल तरीके से हल समझाया गया। बेसिक जो हमारा कंसेप्ट था ना क्लासिकल मैकेनिक्स का कि एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एब्सोल्यूट टाइम, उसने कहा इसको बदलना पड़ेगा कि आपके आइडियाज चेंज करने पड़ेंगे स्पेस और टाइम में। उसने कहा स्पेस में भी बदलाव आ सकता है, टाइम में भी बदलाव आ सकता है। वो जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी ना जो बेस कर रही थी इस बात पे कि भाई आपके स्पेस भी एब्सोल्यूट होती है, टाइम भी एब्सोल्यूट होता है, इसको बदलना पड़ेगा। तो रिलेटिविटी का जो कंसेप्ट है जो आइंस्टाइन ने आगे चल के बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया वो बेशुमार जगहों पे इस्तेमाल हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एटॉमिक, न्यूक्लियर फिजिक्स, हाई एनर्जी फिजिक्स में। तो ये जो हम इस चैप्टर में आगे आने वाली बातें हैं जिसमें हम कभी लेंथ का साइज चेंज कर रहे होंगे, कभी टाइम को बदल रहे होंगे, तो ये कॉमन सेंस से थोड़ी सी कंट्राडिक्ट करती हैं। यानी रोजमर्रा जिंदगी में हमें ऐसे आप क्योंकि हम मैक्रो लेवल पे हैं, ये माइक्रो लेवल की बात हो जाती है, तो वो वैसे ज़हन को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। मगर एक इंटरेस्टिंग चीज है, आइंस्टाइन ने बहुत अच्छे से इसे समझाया। आने वाले लेक्चर में हम आइंस्टाइन के वो पास्टुलेट पढ़ेंगे जो उसने अपनी दो ही पास्टुलेट थे जो अपने उसने थ्योरी पे दिए जिसकी मदद से ये मसला हल होने की जानिब गया। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे पास्टुलेट्स जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहलाती है वो क्या होती है। इस टॉपिक में अगर आपको कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।